सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए करंट अफेयर्स के टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर, जिसको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपका कितना तैयार है। आइए हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों पर जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, गृह अर्थात GRIHA के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह ग्रीन बिल्डिंग को प्रमाणित करने की राष्ट्रीय रेटिंग है। दूसरा कथन, इसमें रेटिंग के लिए ऊर्जा दक्षता, पानी का उपयोग एवं संचय, नवाचार आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा कथन, इसे टेरी द्वारा विकसित किया गया है। चौथा कथन, यह INDC का एक विकल्प है। अब आपको यह बताना है कि उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का विकल्प कौन सा है। ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या करिए, आप ये जो चारों कथन है आप सबसे पहले इनमें डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कथन असत्य है, और वही क्या करना है, आपको ऑप्शन ABCD में ढूंढकर आपको ऑप्ट कर देना है। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक कार्य करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आखिर असत्य कथन कौन सा है। एक एक करके हम बात करते हैं कि यह ग्रीन बिल्डिंग को प्रमाणित करने की राष्ट्रीय रेटिंग है। बिल्कुल सही है। ग्रीन बिल्डिंग से तात्पर्य उस प्रकार की बिल्डिंग से होता है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, अर्थात कोई अगर नया भवन ऑफिस बन रहा है तो उसको हम रेटिंग दे सकते हैं, यह देख सकते हैं कि आखिर ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें एनर्जी कैसी होगी, कौन सी एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, इसमें मटेरियल क्या लगा है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा है या नहीं, यहाँ पर सनलाइट आ पाएगी कि नहीं। सब चीज़ों को हम देखते हुए और उसको क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक उसको रेटिंग दे सकते हैं। 5 रेटिंग का होने का मतलब अच्छी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो दो पहले और दूसरे ऑप्शन है इस व्याख्या से सही साबित होते हैं। तीसरा है, इसे टेरी द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है। और यह एक INDC का विकल्प है। INDC का मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हुआ क्या था, जब पेरिस समझौता हुआ तो पेरिस समझौता में हर देश ने कहा कि हम अपने तरफ से कुछ घोषणा करेंगे कि कैसे हम कार्बन उत्सर्जन को रोक सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोक सकते हैं। और उसी के तहत हमने भी जो ये गृह प्रणाली है इसको भी अपने INDC में शामिल किया है। इसका मतलब है कि अब जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें क्या होंगे, ग्रीन बिल्डिंग बनेंगी, हम क्या करेंगे उतनी ज़्यादा उत्सर्जन कटौती में अपने इस चीज़ को दिखा पाएंगे कि देखिए हमने कितना ज़्यादा बिल्डिंगों के माध्यम से उत्सर्जन में या फिर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में जो है कि अचीवमेंट हासिल किया है। और यही है INDC। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी। अर्थात अगर आपने कोई भी कथन गलत किया था तो आपका आंसर गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है म्यूकर माइकोसिस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको जो है कि विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, म्यूकर माइकोसिस के संदर्भ में बात करना है। मैं चारों ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं। पहला कथन, म्यूकर माइकोसिस म्यूकर माइसिटिस नामक कवकों से फैलता है, कवक अर्थात फंगस। दूसरा कथन है, म्यूकर माइसिटिस और म्यूकर वहां उत्पन्न होते हैं जहां कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय या विघटन होता है। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए लिखा है दोनों कथन सही है, बी लिखा है दोनों कथन गलत है, सी लिखा है केवल एक सही है, डी लिखा है केवल 2 सही है। अब आपको ये बताना है, अगर थोड़ा सा आपने जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक्स को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो बहुत इजी प्रश्न है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहला कथन है कि म्यूकर माइकोसिस म्यूकर माइसिटिस नामक कवकों से फैलता है। बिल्कुल सही है।
अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो म्यूकरमाइकोसिस क्या है, एक प्रकार का संक्रमण है जो म्यूकरमाइसिटिस नामक कवकों से फैल रहा है। ये उन लोगों में ज़्यादा हो रहा है जिनका कोविड के कारण इम्यूनिटी सिस्टम जो है कि कमज़ोर हो चुका है। अर्थात जिन लोगों को पहले कोविड हुआ उनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी बहुत मजबूत नहीं हो पाया था, और वह जो म्यूकरमाइसिटिस कवक हैं उनके संपर्क में आए और वह क्या हो गए, इसके म्यूकरमाइकोसिस के शिकार हो गए, और इसके कारण उनकी मौत भी हो रही है। तो ये इस तरह से जो पहला कथन है सही है। दूसरा है जो म्यूकरमाइसिटिस और म्यूकर वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थों का बचन। तो बिल्कुल सही है, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देकर बताया था कि जहाँ पर सड़न गलन होती है, जहाँ पर कूड़ा रहता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ सड़ती गलती है और उसमें कार्बन होता है, वहीं पर क्या होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। मैंने आसान संदर्भों में बताया था कि आप देखते हैं कि कुछ भी आप फेंक देते हैं और उस पर क्या होता है, फफूंद सी पड़ जाती है। तो जो फफूंद जैसी संरचना है, यही क्या है, म्यूकरमाइसिटिस है या फिर म्यूकर है, और इसी की वजह से म्यूकरमाइकोसिस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, दोनों कथन सही है। आई होप आपने यही विकल्प ऑप्ट किया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और यह है उसी संदर्भ में कि म्यूकरमाइकोसिस का निम्न में से कौन सा प्रकार किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अर्थात ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये कई प्रकार का होता है, अलग अलग खास वर्ग के लोगों को होता है, किसी खास कंडीशन में होता है, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा प्रकार है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, किसी को भी हो सकता है। तो आपको उसी का ऑप्शन जो है कि सर्च करना है। देखिए विकल्प क्या है आपके पास, साइनस या मस्तिष्क संबंधी म्यूकरमाइकोसिस, दूसरा है फेफड़ा संबंधी, तीसरा है पाचन संबंधी, चौथा है त्वचा संबंधी। तो अगर थोड़ा सा भी आप साइंस भी यूज करेंगे तो भी आपके लिए आसान होगा। आई होप आपने ऑप्शन डी ही ऑप्ट किया होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फंगस की समस्या है, आप देखते हैं ना कि कहीं आप गए, कुछ आपने उठाया, कहीं आप सफाई कर रहे हैं तो आपके जो है कि ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो ये क्या है, त्वचा संबंधी। और त्वचा संबंधी मतलब कि आपका जो स्किन है वह किसी जो है कि फंगस के संपर्क में आया था। तो यह तो जो है त्वचा संबंधी जो म्यूकरमाइकोसिस है वह किसी को भी हो सकता है। बाकी जो पाचन संबंधी म्यूकरमाइकोसिस होता है सामान्यतः बच्चों को होता है और जो वृद्ध लोग होते हैं उनको होता है। फेफड़ा संबंधी जब क्या होता है, ये जो म्यूकरमाइकोसिस का जो संक्रमण है अंदर पहुंच जाता है और खासकर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है उनको प्रभावित करता है। स्वाभाविक है, साइनस या मस्तिष्क संबंधी जो म्यूकरमाइकोसिस है वह अगला चरण है, जो लोग काफी ज्यादा इम्यूनिटी से कमजोर होते हैं उनको यह प्रभावित करता है। आई होप आपने डी ऑप्शन ऑप्ट किया होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है मानव विकास सूचकांक 2020 के संदर्भ में देशों की रैंकिंग के घटते क्रम का कौन सा क्रम सही है। ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ रहा हूं, अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत। मानव विकास सूचकांक 2020 के संदर्भ में देशों की रैंकिंग का घटता क्रम कौन सा सही है, अर्थात आपको घटते हुए क्रम को आपको बताना है। चलिए अब देखिए, आपके पास एक देशों के नाम लिखे हैं, ABCD लिखे हुए हैं। आप इनको ध्यान से वीडियो को रोक कर देख लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। तो अभी आपको पता है मानव विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार नॉर्वे जो था वह क्या है, शीर्ष पर है। और उसके बाद तो देखिए इसमें नॉर्वे भी है C और D में, लेकिन अगर आप इसको अन्य देशों से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको गलत लगे। यहाँ पर जो सही आंसर है वह B है, अर्थात नॉर्वे को पहले स्थान को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि बाकी सीक्वेंस देखिए, नॉर्वे के बाद जो दूसरा स्थान आता है आयरलैंड का होता है, फिर उसके बाद तीसरा स्थान आता है स्विट्जरलैंड का होता है, फिर चौथा स्थान जो आता है हांगकांग का होता है, पांचवा स्थान जो आता है आइसलैंड का होता है। अगर मान लेते हैं हम नॉर्वे वाला ऑप्शन लेते हैं तो नॉर्वे वाले ऑप्शन के बाद देखिए सी जो विकल्प है इसमें क्या लिखा है, हांगकांग लिखा है, जबकि हांगकांग का जो ऑप्शन है या उसकी जो रैंकिंग है वो तो चौथी है, तो एक के बाद चौथा आ गया। और फिर देखिए जो इसमें आइसलैंड है वह पांचवा है और जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का जो तो तीसरा है। तो देख रहे हैं इधर से उधर हो गया। ठीक इसी तरह से डी में भी ऐसा ही किया गया। इसलिए अगर आपको 5 रैंक याद होंगे या 4 भी याद होंगे तो आप बी ऑप्शन को ऑप्ट करते, आयरलैंड जो है कि दूसरा, स्विट्जरलैंड तीसरा, आपका हांगकांग चौथा और आइसलैंड पांचवा। तो इस तरह से बी आंसर सही होगा।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वो है रीवैल्यूएशन की व्याख्या निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे सही तरीके से करता है, ये आपको बताना। अब आपको जब रीवैल्यूएशन का अर्थ पता होगा तो काफ़ी इजी है और आई होप आपको पता ही होगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन है ए कि मांग और आपूर्ति की वजह से जब किसी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो ये रीवैल्यूएशन कहलाता है। दूसरा, जब आईएमएफ किसी देश की मुद्रा का मूल्य मूल्यांकित कर देता है। अब आपको इसका अर्थ पता चल रहा होगा। सी, जब सरकार या केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है। डी, जब सरकार या केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को कमजोर कर देती। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। फिर से चारों विकल्प आप देख लीजिए। रीवैल्यूएशन की व्याख्या के संदर्भ में आपको इन चारों विकल्पों को तय करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, जब सरकार या उसकी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है। मुद्रा का मूल्य बढ़ाने का मतलब है, वह कहती है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी मुद्रा कमजोर हो रही थी उसको रीवैल्यूएट करते हैं, अर्थात उसकी मुद्रा को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। तो इस तरह से यह जो है कि रीवैल्यूएशन कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही है। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको याद हो तो टिंकू और टोनी का एग्जाम्पल दे दे के समझाया था। आप लोगों को पसंद भी आया था वीडियो, आप लोगों ने बताया भी आपका कॉन्सेप्ट उससे अच्छा हुआ, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश या देशों की को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से देश या देशों को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया, ये आपको बताना है। अब आपके पास देखिए 5 देशों का नाम लिखा है, वियतनाम, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, ताइवान, चीन। अब ए बी सी डी में आपको जो है कि विकल्प मिले हुए हैं। अब आपको बताना है कि आखिर इनमें से किन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया। इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए, इसमें जो है कि पहला जो ऑप्शन है वियतनाम है, दूसरा जो है आपका स्विट्जरलैंड है। तो वियतनाम और जो है कि स्विट्जरलैंड को ही क्या किया गया, करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया। करेंसी मैनिपुलेटर उन देशों को घोषित किया जाता है जो कि क्या करते हैं, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन इस तरह से करते हैं जिससे उनका निर्यात बढ़ सके, आयात कम हो सके और उनको व्यापार में फायदा हो सके। तो इस तरह से यह जो आरोप लगाया गया है और एक करेंसी मैनिपुलेटर्स अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है, उसमें कौन कौन शामिल है? आपका जो है कि वियतनाम और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, 1 और 2 शामिल हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वह ए आंसर सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मृष्टिका अर्थात जायफल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। दूसरा कथन, इसके फूल हल्के पीले रंग के और मोमी एवं मांसल होते हैं। तीसरा कथन, इसके फल से जायफल मसाला और जावित्री प्राप्त होता है। अब सत्य कथन या कथनों पर आपको विचार करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पहले आप इन कथनों पर विचार करके डिसाइड कर लीजिए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, फिर आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप प्रश्नों का नेचर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के प्रश्न बनाए गए हैं। कुछ प्रश्न हमने ईजी रखे हैं, लेकिन इस वजह से रखे हैं कि आप घबराएं ना। अदरवाइज हमारा प्रयास यही है कि आपको यूपीएससी के लिए तैयार करना है। चलिए, पहला कथन देखते हैं कि यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके फूल जो है कि हल्के पीले रंग के और मोमी और मांसल होते हैं। मोमी मतलब होते ही चिकनाहट होता है, मांसल मतलब हल्का सा मोटा होता है, पतला नहीं होता। तो इस तरह से कथन 2 भी सही है। तीसरा है, इसके फल से जायफल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है जायफल, बस इसमें जावित्री कंफ्यूज कर सकती थी, लेकिन बिल्कुल प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि केरल के संदर्भ में यह भी न्यूज में बना हुआ है और वहाँ पर जो मृष्टिका स्वयं से हैं वहाँ पर ये जो है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रहे हैं। तो इस तरह से जो तीनों कथन है क्या है, सत्य है। तो इसमें से आपको जो सही आंसर होगा वह होगा ए, सभी कथन क्या है, सत्य है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि आईएनएस हिमगिरी के संदर्भ में है। आपको असत्य कथन का चयन करना है, अर्थात 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि गलत है, बस उसी को ऑप्ट कर लेना है। पहला, इसे हाल ही में कलकत्ता में लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा कि लॉन्च किया गया है कि नहीं। दूसरा, इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। तीसरा, इसका निर्माण जीआरएससी द्वारा किया गया है। पता नहीं क्या आफत है जीआरएससी। तीसरा है, यह अगले साल कमीशन हो जाएगा।
अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से असत्य कथन कौन सा है। मुझे तो सभी कथन सत्य लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई कथन तो असत्य है। एक एक करके बात करते हैं। आपने तो अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसे हाल ही में कलकत्ता में लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। लॉन्च करने का मतलब है इसको जल में उतारा गया। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या कर रहे हैं हम जो फ्रिगेट होते हैं उनको हम जो है कि लॉन्च कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। और इसको बनाने के लिए एक जो है कि GRSC जो है कि वो भी है, और इसी के साथ जो मझगांव डॉक है उसके साथ हमने बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ और बनाए जा रहे हैं। और इसका निर्माण जो INS हिमगिरी है वो GRSC के द्वारा ही किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो है कि नीलगिरी को भी मझगांव डॉक के द्वारा निर्माण करके लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से अब इसमें जो डी विकल्प है वह गलत है। 3A B C तो सही है। यह इसमें लिखा है कि ये अगले साल कमीशन हो जाए। कमीशन होने का मतलब है कि इसको हम नेवी में शामिल कर लें, ऐसा नहीं है। इसको कमीशन होने में आपको पता है, मैंने बताया था लॉन्च होने के कम से कम 3 साल तक का समय लगता है। उसके बाद इसको कमीशन किया जाता है। इन 3 सालों में परीक्षण किया जाएगा कि आखिर इसका जो पूरा जो है कि परफेक्शन है, सही है कि नहीं है। तो इस तरह से कमीशन हो पाएगा 2023 में, ना कि 2021 में। इस तरह से ये डी जो विकल्प है क्या है, गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में 3D के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं ये आपको बतानी है। पहला है उच्च लागत वाली तकनीकी, दूसरा है वैश्विक मानकों का अभाव, तीन है चीन से प्रतिस्पर्धा। आपको A B C D करके विकल्प दिए हैं। अब आप बताइए कि आखिर जो है कि 3D के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के संदर्भ में। मैंने आपको बताया था कि 3D टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और उसी में मैंने बताया था कुछ चुनौतियां हैं। तो अब आपको बताना है, तो आपने डिसाइड भी कर लिया होगा। तो देखिए कि उच्च लागत वाली तकनीकी, बिल्कुल सही बात है। यह जो तकनीकी है ये उच्च लागत वाली है, इसलिए जो है कि ये भारत के सामने चुनौती है। वैश्विक मानकों का अभाव है, क्योंकि प्रत्येक देश अपने हिसाब से जो है कि इनका निर्माण कर रहा है, तो वैश्विक मानक नहीं है, ये भी चुनौती है। और चीन से तो प्रतिस्पर्धा है ही है। तो इस तरह से जितनी चुनौतियां सभी हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये है फैक्चुअल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अपनाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा गोल अपनाया गया। आपको बताना है SDG 1, SDG 2, SDG 3 और SDG 4। अब आपको बताना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अपनाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा गोल अपनाया गया। इजी प्रश्न है लेकिन शानदार प्रश्न है। तो आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये हमने बना रखे हैं, और इन गोल को प्राप्त करने के लिए हमने टाइम फिक्स किया हुआ है। 2030 तक हमें गोल प्राप्त करने हैं। इसमें से SDG तीसरा जो है, इसके तहत हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने का प्रयास करें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी तक क्या हो, चिकित्सा अर्थात स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच सकें काफी किफायती और गुणवत्तापूर्ण तरीके से। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाए। इसी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बोलते हैं। और यह होगा बहुत ही कम शुल्क पर उपलब्ध करवाने की एक जो है कि वैश्विक जो है कि प्रतिबद्धता है, और उसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा SDG 3। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी। इजी प्रश्न है और बहुत ही इजी है। आपने जो है कि सुनते ही तुरंत ऑप्ट कर दिया होगा। आई होप आपने 1972 ऑप्ट किया है, और बिल्कुल आप सही हैं। आपको पता है कि मानव पर्यावरण पर जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसी के तहत यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। आई होप आपने इसको बिल्कुल सही ऑप्ट किया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के संबंध में आपको फिर क्या करना है, निम्न कथनों पर विचार करना है, और विचार करके फिर आपको यह डिसाइड करना है कि उपरोक्त में से जो है कि सही विकल्प क्या है। अर्थात असत्य आपको कथन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बताना है। यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में असत्य विकल्प आपको बताना है, तो आपको चुनना है असत्य कथन। चारों कथनों को पहले आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कथन। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक एजेंसी है क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा, इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी की जाती है, आपको पता होगा। तीसरा, इसके पहल के परिणाम स्वरूप ही 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकृत हो पाया। ध्यान दीजिएगा, स्वीकृत हो पाया।
चौथा, इसके द्वारा जारी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 59.1 गीगाटन की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आपको बताना है कि आखिर कितना जो है कि यह कौन कौन से इसमें सही हैं, विकल्प जो असत्य विकल्प कौन से हैं ये आपको बताना है। तो सही बात है, ये एक संयुक्त राष्ट्र की ये संघ की एक एजेंसी है और इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। एजेंडा 21 में इसका प्रमुख योगदान है और 2019 में जो उत्सर्जन हुआ है वह 59.1 गीगाटन हुआ है। हमें चुनना था असत्य विकल्प और यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है कथन क्या है, असत्य नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी। अगले पर बढ़ते हैं और वो भी यूनेप के संदर्भ में ही है। यूनेप के द्वारा जारी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति CO2 का उत्सर्जन कितना है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल है लेकिन अच्छा प्रश्न है। आई होप आपको इसका पता होगा। अब ये प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन कैसे निकाला जाता है कि पूरे देश का हमने उत्सर्जन पता किया, जनसंख्या को उससे डिवाइड कर देते हैं, प्रति व्यक्ति आ जाता है। तो आपको पता है कि चाइना और जो है कि इंडिया मोस्ट जो है कि पॉपुलेटेड कंट्री हैं और उसी के साथ साथ हम उत्सर्जन भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना है ये आपको जानकारी होना चाहिए और इसका जो सही आंसर है वो बी है, 2.7 टन प्रति व्यक्ति। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इससे जुड़ा एक और प्रश्न अभी आगे आने वाला है। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का आपको चुनाव करना है, कर लीजिए। पहला है, भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। दूसरा विकल्प है, भारतीय रेलवे ने 2023 तक अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तीसरा, भारत को उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में जलवायु नीति में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। डी, भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अंतर्राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रति व्यक्ति से अधिक है। अब आपको बताना है। आई होप ये तो तुरंत आपने सॉल्व कर लिया होगा अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया होगा ऊपर वाली व्याख्या। तो यहाँ पर पहला जो है कि जो डी विकल्प है इसमें लिखा हुआ है, भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अंतर्राष्ट्रीय औसत 6.8 टन प्रति व्यक्ति से अधिक है, जबकि ऊपर हमने बताया था 2.7 टन प्रति व्यक्ति। तो ये आपका डी जो है कि असत्य विकल्प है, इसी का आपको चुनाव करना था। इजी है, कई बार ऐसे मिस्टेक्स जो है कि पेपर बनाने वाले से भी हो जाते हैं और उसका आप फायदा उठाते हैं। अच्छी बात है, ध्यान से अगर सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें होगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर गलत विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला, इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और यह 100% केंद्र प्रायोजित परियोजना है। दूसरा विकल्प, इस योजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है। सी विकल्प, इसके तहत पूरे भारत के संदर्भ में जल संसाधन संबंधित रियल टाइम डेटा का अधिग्रहण किया जा रहा है। डी, जल संसाधन डेटा के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। अब आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संबंध में कौन सा जो है कि गलत विकल्प है, और इन चारों विकल्पों को अब आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। ध्यान से पढ़िए, आसान सा प्रश्न है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि यह जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है यह जो है कि वर्ष 2018 में नहीं 2016 में हुई थी और अभी इसकी क्या हुई है, मध्यावधि समीक्षा हुई है। और मध्यावधि समीक्षा में यह पता किया गया है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के जो घटक हैं उनमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, अच्छी तरह से हम प्रोग्रेस पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सही बात है कि इससे जो है कि जल संसाधन के संबंध में हम रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जल संसाधन के संदर्भ में पॉलिसी मेकिंग और उसको एग्जीक्यूट करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ना, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये विकल्प गलत है, बाकी सब सही थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। चलिए कर लीजिए। विश्व में मक्का के बाद सर्वाधिक चावल की फसल बोई जाती है। चावल मतलब यहाँ पर धान से है। दूसरा, एशिया क्षेत्र में धान का उत्पादन विश्व का लगभग 80% होता है। सी, चावल की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। डी, चावल के उत्पादन के लिए दोमट एवं चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अब कोई एक विकल्प है जो कि काफ़ी गलत है, इसको इजीली आप पहचान सकते हैं, आप पता कर लीजिए। तो इसका जो आपको पता है कि हाल ही में हमने पंजाब में जो चावल का उत्पादन होता है उसके संदर्भ में काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया था, उसके संदर्भ में मैंने
मैंने बताया था। तो ये देखिए जो चावल का जो खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा है उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि अधिकांश किताबों में 75 से आप जो है कि मान के चलते हैं 200 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत है टेम्परेचर। अब इसमें कहा गया 30 से 35, मतलब 30 मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। 25 से लेकर लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है ये एकदम अनुकूल होता है। आप खुद समझिए कि बरसात के मौसम में इसको उपजाते हैं। अगर बरसात में टेम्परेचर 30 से कम हो जाए तो बरसात जब होती है तो अपने आप टेम्परेचर 30 से कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर थोड़ा भी आप अनुमान लगाएं तो ये आपका सी जो ऑप्शन है गलत है, बाकी जो अभी सभी विकल्प हैं वो सही है। अब अगला जो प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य हैं। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा, बहुत इजी प्रश्न है, विकल्प आपके सामने दिए हैं। ऐसे प्रश्न आपको बहुत प्रश्न जो है कि पसंद भी आते हैं। इसका आंसर आप खुद बताइए और आप एक दूसरे से पूछिए कि सही है कि नहीं। ABCD चारों ऑप्शन दिए हैं, आप इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न, भारत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को पूरे देश में कब लागू किया था? ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2018 से। आई होप आपने आंसर जो है कि बी ऑप्ट किया। तो जो आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत क्या करते हैं हम, जो है कि परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का, कि अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो उनको हम क्या करें, जो है कि कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो आयुष्मान योजना से जुड़े हैं तो सरकार फंडिंग करती है। और इससे हमने क्या किया कि जितने लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते थे, अब सरकार ने अपने ऊपर गारंटी ले ली। तो इस तरह से बिल्कुल 1 अप्रैल 2018 से उसको लागू किया गया था। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से बाहर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। सूडान, दक्षिण सूडान, चाड और लीबिया। आपको यह बताना है, आपने डिसाइड भी कर लिया होगा। तो इसमें जो सूडान है उसको शामिल किया। मैंने आपको बताया था कि सूडान कैसे एक देश था, फिर उसमें से 2 देश बने, 2 देशों में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और सूडान को क्यों शामिल किया गया था आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में। और ये जो सूची है अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है और इसी सूची से सूडान को अब क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किन देशों ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता किया? अब आपके पास देखिए 4 देशों का नाम है और फिर उसमें से कूट का आपको चयन करना। देखिए, एक पहला है बहरीन, दूसरा है UAE, तीसरा है भूटान, चौथा है सूडान। और उपरोक्त में से सही कोड का आपको चयन करना है। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो ये जितने देश हैं सभी देशों ने हाल ही में क्या किया है, इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता किया। सबसे पहले इसमें जो वो किया गया UAE से किया गया, फिर बहरीन, फिर भूटान और फिर हाल ही में सूडान के द्वारा भी किया गया है। तो इस तरह से सभी सही हैं। तो इस तरह आंसर होगा आपका डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न हो सकता है। हाँ, लास्ट प्रश्न है। LAC जो है कि यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, माफ़ी चाहता हूँ। LCA, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA तेजस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसका विकास 1980 के दशक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। दूसरा, यह आधुनिक रडार और मिसाइल जैमर से लैस है। तीसरा, यह कार्बन फाइबर से बना हुआ है इसलिए हल्का होता है। नहीं, मतलब मैं इसमें नहीं लिखा, यह इतना लिखा यह कार्बन फाइबर से बना है। डी, यह हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है। अब आपको बताना है कि आखिर उपरोक्त कथनों में से सही कथन का विकल्प कौन सा है। तो आप बता सकते हैं जो है कि कौन सा सही है। तो LCA अर्थात लाइट कॉम्बैट तेजस के संदर्भ में सभी विकल्प सही हैं। आंसर होगा आपका उपरोक्त डी सभी। आई होप आपने प्रश्नों को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।